हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है। एनसीईआरटी वाइज देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 है, बट सिलेबस वाइज ये अपना चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसको अपन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। अपन ने इस चैप्टर में जान लिया था कि किस तरीके से व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अपार्थाइड सिस्टम जो है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इस तरीके से ब्लैक्स को सेग्रीगेशन देखना पड़ता है। डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। बच्चों मैंने वर्ड मेंशन किया अभी, अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, लास्ट सेशन में अपन देख चुके हैं। अपार्थाइड सिस्टम का मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब स्किन कलर को लेके जो अपन डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि व्हाइट्स और ब्लैक्स ने कर लिया था साउथ अफ्रीका के अंदर। अब धीरे धीरे अपन ने देखा कि जो ब्लैक्स हैं उन लोगों ने अपनी यूनिटी बना ली थी। यूनिटी बनाने के बाद उन्होंने खुद की एक गवर्नमेंट बना ली थी, क्योंकि 3/4 पॉपुलेशन सारी की सारी कौन सी है? ब्लैक्स। तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी खुद की एक पार्टी बना ली, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और फिर उस पार्टी ने किस तरीके से लीड किया, है ना। लीड करने के बाद जो उनका रूलर, जो उनका लीडर था, जो रूल कर रहा था पूरे ब्लैक्स के साथ, ठीक है, जो चाहता था कि हर तरफ इक्वालिटी आ जाए, कोई भी एक दूसरे को लेफ्ट आउट सा ट्रीट ना करे, कहीं पे भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वो जो लीडर था, ठीक है, जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, इसको जेल में डाल दिया था ट्रीजन के लिए। व्हाइट्स ने, ट्रीजन मतलब देशद्रोही, है ना, उसमें जेल में डाल दिया था। लेकिन अब जब उनकी पार्टी बन चुकी है, उनका इतना स्ट्रगल, प्रोटेस्ट, ये सब बढ़ चुका है, ठीक है, अपार्थाइड के अगेंस्ट में, तो फाइनली उनको समझ में आ चुका था कि अब जो टाइम आ चुका है वो आ चुका है जिसके अंदर ब्लैक्स को हमको राइट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, वो ब्लैक्स को अपने अंडर में और नहीं रख सकते, उनको और रिप्रेस नहीं कर सकते, उनको और उनके ऊपर डोमिनेंस नहीं दिखाते। उनको अपनी पॉलिसीज को चेंज करना ही पड़ेगा। कौन सी पॉलिसीज? डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थे उनके ऊपर, वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको बंद करना ही पड़ेगा। व्हाइट्स और ब्लैक्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। इवन जो मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हटाने पड़ेंगे, है ना बच्चों। और हटाने के बाद फाइनली एक और रूल चेंज हुआ, जब 28 इयर्स के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकला। ठीक है, जेल से बाहर निकलते ही उस टाइम पे फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 ऑफ अप्रैल 1994, उस दिन बच्चों पूरे अफ्रीका को एक फ्लैग दिया गया जो पूरे साउथ अफ्रीका को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर सकता था, क्योंकि उस दिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, क्योंकि उसको आजादी मिली। वो बाहर आया, बाहर आते ही उसने क्या कर दिया, साउथ अफ्रीका को न्यू फ्लैग दे दिया। और उस न्यू फ्लैग के अंडर में सारे के सारे साउथ अफ्रीकन्स थे, ना कि व्हाइट्स, ना कि ब्लैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी आ गई। मतलब जो अपार्थाइड सिस्टम था उसका टाइम आ गया एंड होने का। मतलब एक तरीके से ऐसी गवर्नमेंट बनने वाली है जो मल्टी रेशियल है। मतलब वहाँ पे व्हाइट्स, वहाँ पे ब्लैक्स, वहाँ पे कलर्ड इंडियंस जिसको बोला गया ना, इस तरह की गवर्नमेंट बनने वाली है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाला है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है, वहां पर क्या कर दिया, जो ब्लैक्स थे उन्होंने लीड करना स्टार्ट कर दिया और लीड किया व्हाइट्स के ऊपर। लेकिन जब उन्होंने लीड करते हुए अपील करी, तब उन्होंने सिंपल से एक बात बोली कि जब व्हाइट्स पावर में थे, उन्होंने जो हम पे रूल किया जबरदस्ती का, वो जो रूल है हम उस चीज को फॉरगिव करते हैं, हम उस चीज को माफ करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो पावर्स में थे और उन्होंने वो किए। लेकिन अब हम लोग जो है सब इक्वल हैं। अब जो नया साउथ अफ्रीका बनेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। चाहे वो कैसा भी स्किन कलर हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो कलर्ड हो, सबके लिए इक्वल राइट्स हो जाएंगे फॉर ऑल मेन एंड वुमेन एज वेल। मतलब किसी के साथ भी कोई भी इनजस्टिस नहीं होगा, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। ब्लैक्स ने इस तरीके से जब अपील किया, लीड किया, तो व्हाइट्स काफी ज्यादा खुश हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने, दोनों ने मिलके फाइनली व्हाइट्स ने एग्री किया और इस स्ट्रगल को खत्म करते हुए दोनों ने साथ में बैठे और मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और फाइनली 2 साल के बाद, 2 साल लगे पूरे डिस्कशन में, डिबेट में, और उसके बाद आज तक, ठीक है,
आज तक के पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो साउथ अफ्रीका का है, क्योंकि उसके अंदर हर तरह के राइट्स थे, किसी के साथ कोई भी अनजस्टिस या इनजस्टिस नहीं हो रहा था, सबको इक्वालिटी मिल रही थी, सबके पास ह्यूमन राइट्स थे, सोशल लेवल पे जस्टिस था, सब कुछ था। इवन उन्होंने साथ में मिलकर ये भी डिसाइड किया कि कोई भी किसी को प्रॉब्लम की तरह ट्रीट नहीं करेगा, कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, अगर व्हाइट्स के पास कुछ राइट्स हैं तो वही राइट्स ब्लैक के पास भी होंगे, वही राइट्स सबके पास होंगे। कोई किसी को ऐसा डिमोन ट्रीट नहीं करेगा कि हाँ ये ब्लैक है तो इसको हम साथ में नहीं रखेंगे, कोई भी इस तरह की डोमिनेंस नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि व्हाइट, ब्लैक एंड कलर्ड तीनों एक ही चीज कहलाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे? सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। और फाइनली जब इस सारे स्पिरिट को इकट्ठा किया गया, इन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया, तब जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बच्चों ड्राफ्ट हुआ। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑब्वियसली बात है जो लीडर होगा वो नेल्सन मंडेला था। क्यों? क्योंकि उसी ने ही ब्लैक को लीड किया था। और अपील क्या की थी उसने? सबसे पहली क्या अपील थी उसकी? कि हम लोगों ने, व्हाइट्स ने जो भी हमारे ऊपर जबरदस्त डोमिनेंस दिखाया, हम उसको फॉरगिव करते हैं, हम उसको माफ करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट में हम रिबेलियन नहीं करेंगे, कोई रिवोल्ट नहीं होगा, कोई भी तरह का फाइट नहीं होगी, हम उनको माफ करते हैं। तो जो बच्चों कितना बड़ा स्टेप उठाया उन्होंने, कि कितना आसानी से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया व्हाइट्स को अपनी तरफ। सिर्फ वॉर नहीं लड़ी उन्होंने, उन्होंने फ्रेंड का हाथ बढ़ाया कि हाँ हम भी चाहते हैं आपके पास इक्वल राइट हो, हम ये नहीं चाहते कि सारे के सारे राइट्स ब्लैक के पास आए, हम चाहते हैं जो भी राइट है वो सबके लिए इक्वल आए। तो किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ? तो यही यही एक मुद्दा बना कि पूरे वर्ल्ड में सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिवोल्ट ही नहीं हुआ। इवन सारी पार्टीज मिल के बना रही थी। अदरवाइज आप किसी भी कंट्री में देख लें, हर तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद बहुत फाइट हुई है, किसी को निकाला गया है, किसी के निकाले जाने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। इंडिया में ब्रिटिशर्स गए तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है। अगर इंडियंस और ब्रिटिशर्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते तो आज अपना इंडिया भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी डोमिनेंस कंटिन्यू रखी और उनको आखिरकार जाना पड़ा। खैर वो बात अलग है बच्चों। अब जब नेल्सन मंडेला ने अनाउंस कर दिया पूरा का पूरा कि अब जो है 1994 के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री साउथ अफ्रीका जो थी, जिसको अनडेमोक्रेटिक कहा जाता था, जो सबसे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक थी, एक वही वही अनडेमोक्रेटिक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गई डेमोक्रेसी का, इक्वालिटी का। और ये चेंजेस आए, ये क्यों आए? क्योंकि साउथ अफ्रीका के पीपल ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने मिलके काम किया। ठीक है, they work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation। मतलब उन्होंने मिलके इस तरह से काम किया, जो भी पास्ट में हो चुका है हम उसको भूल जाएंगे, हम किस पे फोकस करेंगे? आने वाले फ्यूचर। और इसी चीज को देखते हुए नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या कहा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ both the past and the future. On the one hand, it is a solemn pact in which we, as South Africans, declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal, and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. A country which, in the fullest sense, belongs to all of us, black and white, women and men। आयो बच्चों समझ में कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से अपनी स्पीच में कहा कि आज से जो साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट की भी बात करेगा और फ्यूचर की भी बात करेगा। पास्ट है वो एक्सपीरियंस लेंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, ताकि हम उस पास्ट में दोहराई हुई मिस्टेक को, चाहे वो रेसिस्ट हो, चाहे वो ब्रूटल हो, चाहे वो रिप्रेसिव हो, कैसा भी पास्ट हो, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। और फ्यूचर में हम ये ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम लोग सब मिलके अपनी कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर सके और सारे के सारे जो राइट्स हैं वो इक्वली शेयर हो सके। अभी ऐसी कंट्री बन जाएगी जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो विमेन हो। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, ये था साउथ अफ्रीका का केस बच्चों। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन जो है मैं वो पुटअप कर रहा हूँ, आपको उसके बारे में सोचना है। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ तक कि किसी भी कंट्री को जो डेमोक्रेटिक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? वाई? सोचो बच्चों, सोचो। और सोचते सोचते आपको आता है पॉइंट, उसके बारे में लिखिए और मुझे जरूर बताओ उसके बारे में अपनी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, हर कोरोना। चलिए बच्चों, बाय बाय।